हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब मज़े में होंगे, मस्ती से होंगे, मज़े कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ भी रहे होंगे। पार्टनरशिप एक्ट अपना चल रहा था। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन प्रॉपर्ली समझ ली थी। डेफिनेशन के साथ साथ उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और पार्टनरशिप के कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में अभी हम काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, क्या होती है। अगर आप इस चार्ट की तरफ नज़र घुमाओ, नीचे जो आपके सामने चार्ट बना हुआ है, तो आपको दिखेगा ये जो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप है, एक तो ड्यूरेशन के हिसाब से और एक टास्क के हिसाब से। हम बिजनेस में क्या क्या कर सकते हैं, उसमें टास्क क्या होगा, हमारा काम क्या होगा। ड्यूरेशन के हिसाब से दो बोला, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड टेन्योर। और विथ रिगार्ड टू टास्क और बिजनेस अगर हम बात करें तो इट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। मैं क्लियर कर दूं, मान लो एबीसी ने एक पार्टनरशिप की, उसमें टाइम को लेकर कुछ भी डिसाइडेड नहीं, कितने साल के लिए कर रहे हैं, क्या टास्क के लिए कर रहे हैं, कुछ भी डिसाइडेड नहीं। यानी एंड ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट डिटरमाइंड। भैया ये पूरी बिल्डिंग हम साथ में पार्टनरशिप में बनाएंगे, बिल्डिंग खत्म हो जाएगी तब ठीक है। फिर तो हम लोगों ने ऐसा कुछ टास्क डिसाइड नहीं किया, डिटरमाइन नहीं किया ना। हमने टाइम डिसाइड किया भाई 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। दैट इज नॉन एज पार्टनरशिप एट विल। जब तक मर्जी है, जब तक इच्छा, जब तक विल है पार्टनर्स की, तब तक कंटिन्यू। जिस दिन पार्टनर्स चाहें उस दिन खत्म कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। जो पार्टनर जब चाहे वो रिटायर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमने टाइम फिक्स कर रखा है, जैसे पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड, अगर हमने टाइम फिक्स कर रखा है तो क्लियर करो, उस टाइम फिक्स वाले केस में, जैसे मान लो 4 साल तक के लिए पार्टनरशिप है, तो टाइम फिक्स वाला केस हो गया। तो इस केस में 4 साल से पहले अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसे बाकी पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यानी पार्टनरशिप एट विल में क्या था, ए पार्टनर कैन रिटायर जस्ट बाय सर्विंग ए नोटिस। भाई एबीसी 3 पार्टनर है, ए का मूड रिटायरमेंट लूँ, बी और सी को नोटिस दो, बी सी नोटिस फेंका और बोला साहब नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मेरा हिसाब कर दो। यस ही कैन डू, पार्टनरशिप एट विल में। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड, 4 साल का अभी 2 साल ही हुए, 2.5 साल ही हुए, 3 साल ही हुए, ए इज विलिंग टू रिटायर, ए हैव टू आस्क बी एज वेल एज सी, दोनों आप इजाजत दो तो मैं रिटायर हो जाऊँ। उससे पहले रिटायर नहीं हो सकता, क्लियर करना। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड। सेम इन केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, हमने बोला ये एक पूरी सोसाइटी हम डेवलप करेंगे, ज़मीन खरीदी, इसमें हम 200 फ्लैट बनाएंगे, 200 फ्लैट बनाकर बेचेंगे, पूरी सोसाइटी डेवलप करेंगे, ये वो, जब तक ये सारी प्रॉपर्टी नहीं बिक जाती तब तक ये पार्टनरशिप है। जो भी एक हमने डिसाइड कर दिया कि भाई ये वेंचर इसमें होने वाला है, इसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बिजनेस का एक्सटेंट हमने डिसाइड कर दिया कि इस बिजनेस के लिए जब तक वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट करना चाहे या फर्म को डिसॉल्व करना चाहे तो उसे कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिएगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल कंसेंट ऑफ ऑल नहीं चाहिए। सिंपल शब्दों में लॉ क्या कहता है, अगर आपने टाइम या टास्क डिसाइड कर रखा है, उस टाइम के पूरे होने से पहले या उस टास्क के कंप्लीट होने से पहले कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेना चाहता है, उसको परमिशन ऑफ ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स चाहिएगी। अगर कोई पार्टनर चाहता है फर्म डिसॉल्व हो तो उसमें भी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिएगी। लेकिन जिसमें टाइम डिसाइडेड नहीं है या टास्क डिसाइडेड नहीं है, या फिर टाइम और टास्क डिसाइडेड तो था लेकिन वो पूरा हो चुका, उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर रहे हो। हमने कहा 4 साल की पार्टनरशिप है, 4 साल पूरे हो गए, 5वां 6वां 7वां 8वां साल चल रहा है, तो 4 साल बाद वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप एट विल। हमने बोला ये फ्लैट बनाने का पार्टनरशिप बन गया, उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी और खरीद ली और बिल्डिंग बना रहे हैं और टास्क कर रहे हैं, तो ये भी उसके बाद उस फर्स्ट टास्क कंप्लीट करने के बाद तो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप एट विल। तो भैया जहां कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, कोई टास्क डिसाइडेड नहीं है, या जहां टाइम और टास्क डिसाइडेड था और कंप्लीट हो चुका उसके बाद ही पार्टनरशिप चल रही है, वो पार्टनरशिप एट विल है। और उसमें कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो सिर्फ नोटिस देगा और रिटायर हो सकता है। और वो चाहता है कि फर्म डिसॉल्व हो तो भी वो नोटिस देके सभी पार्टनर को बोल सकता है कि मैं चाहता हूं फर्म डिसॉल्व हो, और फर्म डिसॉल्व होगी। ये है पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी आपको समझ में आ जानी चाहिए
और पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड भी समझ में आना चाहिए। जनरल पार्टनरशिप मतलब वो पार्टनरशिप जिसमें कोई बिजनेस डिसाइडेड नहीं है। हाँ, वापस जनरल पार्टनरशिप जो होती है ना, वो फिक्स टेन्योर की भी हो सकती है और एट विल भी हो सकती है। इसमें हमने बोला कि कोई टास्क, कोई बिजनेस डिसाइडेड नहीं है कि ये वेंचर करेंगे, नहीं हम कुछ भी करेंगे। हो सकता है हम कुछ भी करेंगे पर 4 साल तक तो करेंगे, वो फिक्स टेन्योर के लिए। जनरल है, बिजनेस कोई सा भी करेंगे पर 4 साल तक तो हम करेंगे, या कोई भी बिजनेस करेंगे और टाइम भी डिसाइडेड नहीं है। तो जनरल पार्टनरशिप अपने आप में फिक्स पीरियड की भी हो सकती है और एट विल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये 4 तरह की पार्टनरशिप हमारे सामने थी, एक एक करके चारों को एक बार हम देख लें। सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, पार्टनरशिप एट विल इज पार्टनरशिप व्हेन नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कोई फिक्स पीरियड एग्रीड अपॉन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप कब खत्म होगी उसको लेकर, यानी पार्टनरशिप का टास्क क्या, हम क्यों पार्टनरशिप कर रहे हैं उसको लेकर कुछ डिसाइडेड नहीं किया। यानी पहला वाला कह रहा है कि वो फिक्स पार्टनरशिप भी नहीं है, फिक्स टेन्योर पार्टनरशिप नहीं है, मतलब फिक्स पीरियड पार्टनरशिप नहीं है। दूसरा बोल रहा है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी नहीं है। दीज टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी ऊपर वाली दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ना तो वो फिक्स है ना वो पर्टिकुलर है। फॉर ए पार्टनरशिप कैन बी रिगार्डेड एज पार्टनरशिप एट विल, जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि ना तो फिक्स पीरियड के लिए है ना पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल। But where there is agreement between the parties either for the duration of the partnership or for the determination of partnership, या तो पार्टनरशिप किसके लिए उस चीज को डिटरमाइन कर रखा है या हमने ड्यूरेशन डिसाइड कर रखा है, दोनों ही केस है उसको पार्टनरशिप एट विल नहीं कहेंगे। Where a partnership entered into for fixed tenure is constituted, फिक्स टर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूट की और उस एक्सपायरी के बाद भी चलती है, उसके बाद उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल। ए पार्टनरशिप एट विल मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस, यानी कोई भी पार्टनर चाहे तो रिटायरमेंट के लिए भी नोटिस दे और रिटायरमेंट ले सकता है, और डिसॉल्व करना चाहे तो भी वो नोटिस देकर डिसॉल्व कर सकता है। बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप में क्लियर बोला इसने कि पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है ड्यूरेशन का कि इतने समय के लिए तो होगा। हाँ, उसकी एक्सपायरी के बाद अगर वो एक्सटेंड होता है तो उसको अपन पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड इसने क्लियर किया, पर मैं क्लियर कर दूं, लाइन लिखा नहीं है कि अगर एंड होने के बाद भी, मतलब ड्यूरेशन एंड होने के बाद भी, एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स पीरियड के बाद भी अगर पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहते हो दे कैन डू सो, एंड दैट विल नॉट बी फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, दैट विल बी पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल। ए पार्टनरशिप में बी ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर कंडक्ट ऑफ कंटिन्यूस बिजनेस। एक सिंगल एडवेंचर के लिए भी हो सकता है और कंटिन्यूस बिजनेस के लिए भी हो सकता है, मतलब ये बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, ये काम करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। वेयर ए पर्सन बिकम्स ए पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर, एक पर्टिकुलर एडवेंचर की बिल्डिंग बनाएंगे, ये करेंगे, और अंडरटेकिंग द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सिर्फ इस एडवेंचर के लिए, इस एक प्रोजेक्ट के लिए हम लोग साथ में हैं, ये प्रोजेक्ट 3 साल 4 साल 5 साल जब भी कंप्लीट हो जाएगा, जरूरी 3 में, जरूरी 4 में, हमने टाइम फिक्स नहीं किया, प्रोजेक्ट फिक्स किया, उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। A partnership constituted for single adventure undertaking subject to any agreement dissolved by the completion of the adventure of, जैसे एडवेंचर पूरा होगा डिसॉल्व हो जाएगी, बट सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स चाहे उसको कंटिन्यू करना आगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वापस कुछ बात नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप एट विल। जनरल पार्टनरशिप जिसमें हम जनरल बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है, कोई एक एडवेंचर नहीं है कि ये पूरा करते ही हम खत्म हो जाएंगे, नहीं, सब चलते रहेंगे। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उन्होंने फर्म बोली पार्टनरशिप में, तो ऐसा थोड़ी कि भैया ये एक ऑडिट करके खत्म करना, नहीं, हम तो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, वो जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिटर्न होगा कि ऑरल होगा, कुछ भी हो सकता है, रिटर्न ऑरल। इट इज डिजायर्ड कि रिटर्न हो तो अच्छा है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई बात हो जाओ तो साहब ये देखो ये लिखा हुआ है साफ, नहीं तो क्या होता है भाई तूने ये कहा था, नहीं नहीं मैंने ये नहीं ये कहा था, और वो लड़ाई झगड़े वाला, तो इट इज डिजायर्ड कि रिटर्न हो। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। वो हमने पहले भी पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेलिटीज नहीं है, और हम थर्ड यूनिट में और बात कर लेंगे पार्टनरशिप के थर्ड यूनिट में कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और नॉन रजिस्ट्रेशन के क्या डिसएडवांटेज है, रजिस्ट्रेशन के एडवांटेज है, वो भी अपन वहाँ डिस्कस करेंगे, और अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कैसे करवाया जाता है वो भी हम वहाँ डिस्कस करेंगे। इट मे बी रिटर्न और ऑरल, रिटर्न भी हो सकता है, वो ऑरल भी हो सकता है, बट इट इज डिजायरेबल टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स। फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए डिजायरेबल है कि वो रिटर्न में हो। द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस एज टू रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स टू ईच अदर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जब रिटर्न में हम लिख लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड।
नहीं लिखते तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है ही। इट शुड बी ड्राफ्टेड विद केयर एंड बी स्टाम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द स्टाम्प एक्ट 1899। वो प्रॉपर्ली लिखी जानी चाहिए, बिल्कुल केयर के साथ, ऐसा नहीं कि हर कुछ ही लिख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मर जाओ जो दे देंगे, ये नहीं, फिक्स जो भी आपको करना वो सिस्टमेटिक करो ना काम सारा, और फिर जो स्टाम्प एक्ट उसके अकॉर्डिंग उसमें स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगेगी, उसका रजिस्ट्रेशन स्टाम्प लग जाएगा और नोटरी पब्लिक नोटरी कर देगी। वेयर द पार्टनरशिप कंप्राइजेस इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो पार्टनरशिप फर्म में कि खुद का ऑफिस खरीद रखा है, जॉइंट में कुछ खरीद रखा है, वहाँ पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ना। पार्टनरशिप मस्ट बी रिटर्न स्टाम्प्ड एंड रजिस्टर्ड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप हो वो रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। वापस क्लियर कर लूँ कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, डीड स्टाम्प्ड होना कंपलसरी है। यानी अगर फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है तो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑरल भी चलेगा, रिटर्न भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। लेकिन अगर फिक्स प्रॉपर्टी है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, भले ही आप रजिस्ट्रेशन कराओ नहीं कराओ फर्म का, लेकिन एक एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा, और वो एग्रीमेंट स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली स्टाम्प वगैरह लगा के नोटरी पब्लिक वगैरह करके, मतलब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का, उसका स्टाम्प वाला जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो कंपलसरी। अब फर्म का रजिस्ट्रेशन कराओ मत कराओ आपकी मर्जी है। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनर्स के नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या होगा, फर्म का नाम क्या है, किस पार्टनर को क्या अधिकार है क्या अधिकार नहीं, अगर कोई अधिकार बढ़ाने घटाने हो तो किसी पार्टनर के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, कितने समय के लिए पार्टनरशिप चलेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स कैसे होगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कैसे होगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन रेट्स वगैरह, ये सब चीज़ों पर, ये सारी बातें जो नॉर्मल बिजनेस में होनी चाहिए वो सारी यहाँ लिखी हुई। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो होता है जो बाय एग्रीमेंट, यानी फर्म जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके वो पार्टनरशिप में आया है, और वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, मार्केटिंग करना, सब काम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बिजनेस में काम करता है, उसको बोल देते हैं एक्टिव पार्टनर। यानी वो टेक्निकली बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्म के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ट्रांजैक्शंस कर रहा है, और उसके ट्रांजैक्शन, उसके कॉन्ट्रैक्ट से बाकी पार्टनर्स भी बाउंड होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। He act as an agent of other partners for all the acts done in the ordinary course of business। ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी काम करेगा, वही मैंने पहले ही बोला, ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस आपका है कपड़े खरीदते हो और बेचते हो, आप एक दारू की दुकान को फ़ोन करके बोलो तब मेरे घर पे 4 बॉटल खंबे 4 बढ़िया एकदम फुल वाले बेच देना विस्की के फर्म के अकाउंट में, नहीं साहब, ये फर्म के अकाउंट में वो थर्ड पार्टी लिखता है तो उसकी गलती है। अपीरेंटली क्लियर दिख रहा है कि उस पार्टनर ने वो काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किया, ना तो उसने कपड़ा खरीदा ना उसने दुकान पे मंगाई चीज़, क्या बात कर रहे हो यार, उसको उसमें फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इन द इवेंट ऑफ हिज रिटायरमेंट ही मस्ट गिव पब्लिक नोटिस। जब वो रिटायर होगा तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं रिटायर हो गया। तो समझ ना पब्लिक नोटिस का क्या लफड़ा है और कैसे दिया जाता है, दोनों बता देता हूँ मैं आपको। एक तो लफड़ा ये है कि जैसे मान लो एबीसी पिन पार्टनर है, वो एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है, बाहर की दुनिया को क्या पता पड़ेगा आप छोड़ के चले गए। जब बाहर का बंदा फर्म से ट्रांजैक्शन करता है तो बेसिकली वो पार्टनर्स को जानता है, पार्टनर्स के चेहरे जानता है, उस पर विश्वास करता है, उसे पता है इन पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कुछ हुआ तो इन पार्टनर से पैसा निकाल लेंगे, इनके पास बहुत पैसा है, इनकी बहुत गुडविल है, वही देख के ट्रांजैक्शन करता है। अब एबीसी 3 पार्टनर्स है, मैं तो तीनों को जानता हूं, मुझे तो तीनों की जानकारी थी, तीनों पार्टनर है, पहले मिलावा हूं, बात हो रखी, तीनों ने कहा हाँ पार्टनर है। मैं फर्म से जब ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो किस विश्वास पे कर रहा हूं कि आई एम ट्रांजैक्टिंग विद ए बी एंड सी, इफ एनीथिंग विल हैपन तो इधर ए और बी और सी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मैं चाहूं जिसको रिस्पॉन्सिबल कर सकता हूं, तीनों को जॉइंटली भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत है, तीनों में से किसी एक पर भी सूट फाइल कर सकता हूं, वापस में निपटेंगे फिर जो भी होगा। अब यार ए ने रिटायरमेंट ले लिया फर्म से, मुझे कैसे पता रिटायरमेंट ले लिया, मैंने 6 महीने बाद गुड्स बेचा इस विश्वास पे कि ये वन ऑफ द पार्टनर है, बहुत बहुत रईस आदमी, बहुत पैसा है, अगर फर्म डूबी तो ए है, ए संभालेगा, मैं तो इसी ट्रस्ट पे था, इसी विश्वास पे था, मैंने गुड्स बेच दिए फर्म को। जब पेमेंट नहीं कर पाया मैंने कहा ए पैसे दे, ने कहा मैं क्यों पैसे दूं, मैं तो फर्म छोड़ चुका हूं। मैंने कहा मुझे क्या पता, भाई तूने मुझे बताया था कि तू पार्टनर है, तूने मुझे वापस बताया कि तू पार्टनर नहीं है, बताना चाहिए था ना, बताना चाहिए था ना, नहीं तो मैं इसी विश्वास पे हूं कि तू इस फर्म का पार्टनर है। तो भैया आप बताओ कि आप पार्टनर नहीं हो, आप रिटायर हो चुके हो, तो रिटायरमेंट के समय पब्लिक नोटिस दिया जाता है। मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस हम पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता है,
अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को भी नोटिस भेजना पड़ता है, वो अपन बाद में आएगा, आगे पढ़ेंगे। पर पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी, जनता को सूचना देना कंपलसरी है। जनता को सूचना देने का मतलब ये नहीं कह रही कि एक व्यक्ति को फोन करके बोलो भाई साहब रिटायरमेंट ले लिया है, शर्मा जी रिटायरमेंट ले लिया है, वर्मा जी रिटायरमेंट ले लिया है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर में ऐड डाल दो, जो आपका जहाँ ऑफिस है पार्टनरशिप का उसके आसपास के एरिया में जो न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है उसमें एक ऐड डाल दो, इट विल बी डीम्ड कि आपने नोटिस दे दिया। समझो। इन ऑर्डर टू अब्सॉर्व हिमसेल्फ ऑफ लायबिलिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्टनर्स देन आफ्टर रिटायरमेंट। जिस दिन रिटायर हुआ उस दिन के बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं साहब, मेरी लायबिलिटी नहीं है, मैं अपनी लायबिलिटी से पीछे हटता हूं। अब्सॉल्व करना यानी अपनी पीछा छुड़वाना, मतलब अपने आप को मुक्त करना। अब कोई बंदा फर्म को गुड्स बेच रहा है, वो बंदा जाने फर्म जाने, बैंक फर्म को लोन दे रही है, बैंक जाने फर्म जाने, मैं तो रिटायरमेंट का नोटिस दे चुका हूं साहब, अब मैं आगे के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ, मेरे रिटायरमेंट से पहले जो ट्रांजेक्शन हुए थे उनकी अगर लायबिलिटी पे ऑफ नहीं होती तो पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है, वो ठीक है, उसमें बन सकती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद नोटिस देने के बाद जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर करना, पार्टनर रिटायर हो जाए और पब्लिक नोटिस ना दे तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक के लिए वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। थर्ड पार्टी उसका गला पकड़ के पैसे लेके जा सकती है। तूने पब्लिक नोटिस नहीं दिया था, हम तुझे पार्टनर मान के चल रहे थे और हम तेरे से पैसा रिकवर करेंगे 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 करेंगे। एक्टिव पार्टनर को नोटिस देना कंपलसरी। अभी हम पढ़ेंगे स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। ये स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ये भी बाय एग्रीमेंट ही पार्टनर बना, बाकी पार्टनर से फर्म के साथ उसका एग्रीमेंट और पार्टनर बन गया, बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो लोगों से मिलता नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं, व्यापार करता नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस तो है उसका, भाई एबीसी 3 पार्टनर, ए ने पैसे लगा दिए, बोलो देखो मैं फर्म नहीं संभाल पाऊंगा, मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना अपना काम कर रहा हूँ, मैंने पैसे लगा दिए, आपको कभी कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई चीज़ पूछनी तो आप मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं। अब ए रूटीन में फर्म के बिहाफ पे काम ही नहीं कर रहा, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया ऑब्वियसली नहीं जानेगी कि इज ए पार्टनर और नॉट, बिकॉज ही इज नॉट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो फर्म के बिहाफ पर दुनिया के सामने आ ही नहीं रहा ना, वो तो छुपा हुआ है, स्लीपिंग पार्टनर है, गवर्नमेंट पार्टनर है, छुपा हुआ पीछे बैठा पार्टनर, वो पब्लिक नोटिस देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अपन देख लेते हैं। दे आर कॉल्ड स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस एंड लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। उनके जो भी एक्ट्स होंगे उनके लिए अल्टीमेटली थर्ड पार्टी के सामने उसकी लायबिलिटी तो बनेगी, जो भी लायबिलिटी उसकी होनी चाहिए। एबीसी 3 पार्टनर जब लायबिलिटी बटेगी तो उसके हिस्से की लायबिलिटी उसके माथे आएगी क्योंकि वो पार्टनर है। बट पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं रिटायरमेंट की, क्योंकि वो फर्म के रूटीन बिजनेस में वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो उसके बिहाफ पर या उसके ट्रस्ट पर कोई थर्ड पार्टी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। जब कर ही नहीं रही है तो रिटायरमेंट का नोटिस देने की जरूरत ही क्या है। भाई मैं पार्टनर हूँ, ये मैंने दुनिया को बताया ही नहीं, तो मैं ये क्यों बताऊं कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया। शादी हुई तभी आपने नहीं बताया, डिवोर्स के लिए विज्ञापन डालो, डिवोर्स हो गया, जनता सोचे शादी कब हुई, ये तो बताया ही नहीं। क्लियर है। तो जब वो पार्टनर बना तभी उसने बताया नहीं, वो स्लीपिंग है, तो थर्ड पार्टी को वापस नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। स्लीपिंग पार्टनर का नाम जग जाहिर नहीं होता, बाकी प्रॉफिट लॉस लायबिलिटीज अनलिमिटेड लायबिलिटी वगैरह सब 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 नॉर्मल रहेगा उसके साथ। नॉमिनल पार्टनर, सिर्फ नाम का पार्टनर। ए बी सी तीनों फर्म स्टार्ट कर रहे थे और तीनों की इज्जत जो है वो कुत्ते से ज़्यादा नहीं थी मार्केट में, मतलब उन तीनों की कोई इज्जत नहीं थी ए बी सी की। उनको लगा यार हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो रेपुटेशन है, हमको कौन उधार माल देगा, हमको बैंक कैसे लोन देगा, हम तो कुछ है नहीं। उनके एक दूर के चच्चा थे डी, मतलब कोई फ्रेंड था दूर का डी, और उसकी बहुत गुडविल बहुत वैल्यू थी। वो डी के पास गए, डी भैया आप भी हमारे फर्म में पार्टनर बन जाओ। डी ने कहा यार तुम्हारा चिंदी बिजनेस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस चिंदी बिजनेस, आई हैव माई ऑन वेरी बिग बिजनेस, मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस चिंदी बिजनेस। मैंने कहा एक काम करो ना यार, हमारे बिजनेस में मत हो, पर आप लोगों को बोल दो कि आप हमारे पार्टनर। जैसे आप बोल दोगे ना हमारे पार्टनर हो, तो ए बी सी के साथ डी जुड़ते ही हमारी तो वैल्यू बढ़ जाएगी एकदम। सोसाइटी में हमको अच्छी नज़रों से देखेंगे लोग, अभी गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं। मतलब क्यों देखते हैं, क्या है ऐसे वाली गंदी नज़र, है ना, वो वाली गंदी नज़र नहीं, ऐसे वाली। आप जैसे कह दोगे हमारे पार्टनर हो, हमको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लग जाएंगे, हमको बैंक लोन दे देगा, पब्लिक हमारे ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएगी, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी आपके नाम से, तो आपका नाम आप हमें दे दो एज ए पार्टनर।
स्लीपिंग पार्टनर में वो पूरा पार्टनर था, बस नाम नहीं था। नॉमिनल में जस्ट उल्टा, नाम है बाकी कुछ भी नहीं है। उस नॉमिनल पार्टनर ने पैसा लगाया? नो। उस नॉमिनल पार्टनर ने प्रॉफिट एंड शेयर लॉस, मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी उसको शेयर करना है क्या? नो। कल फर्म के ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो थर्ड पार्टी उस पर सूट फाइल कर सकती है। हाँ, अब समझो, उसने थर्ड पार्टी को चिल्ला चिल्ला के कहा मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं। इंटरनल अरेंजमेंट भले आपका ऐसा है कि हम पार्टनर्स नहीं, हम प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करें, पर दुनिया को आपने क्या बताया? आप पार्टनर हो। यानी रिटायरमेंट के समय आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप कल सोचते हो कि नहीं नहीं यार ये ABC के पछड़े में कहां पड़ गया, मैं तो भागूं यार, डी अगर ऐसा सोचता है तो डी हैव टू गिव पब्लिक नोटिस, अदरवाइज वो बाहर नहीं निकल सकता। A person who lend his name to the firm without having real interest in it, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, खाली नाम दिया फर्म को कि मैं पार्टनर हूं। He is not entitled to share profit of the firm, neither he invests in the firm nor takes part in the conduct of the business. He is however liable to third party of the acts of the firm. थर्ड पार्टी के सामने रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने तो चिल्ला चिल्ला कर कहा है मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं। नाम लैंड करता है, इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट्स लॉसेस में कोई हिस्सा नहीं है, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन थर्ड पार्टी के सामने रिस्पॉन्सिबल होगा। और थर्ड पार्टी के सामने रिस्पॉन्सिबल है, साथ में यहाँ नहीं लिखा, वही क्लियर कर दूं, नोटिस भी देना पड़ता है अगर वो अपने आप को रिटायर करना है तो। प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर, यानी पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। आप किसी बंदे को अगर पार्टनर्स इन प्रॉफिट देना चाहते हो कि सिर्फ प्रॉफिट हो तो तेरा, जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर है, इन्होंने D को लिया, बोला सिर्फ प्रॉफिट्स देंगे तेरे को लॉस नहीं देंगे, नुकसान हुआ तो हम 3 उठाएंगे। भाई D का ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस है, ABC चाहते कि तो उनके साथ आओ, थोड़ा लॉस देना पड़ता साहब। मान लो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, ABC अपने अपने सब अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन D वाला जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये पढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स, ये पढ़ा रहा है BST, ये पढ़ा रहा है मैथ्स, कॉमर्स का इंस्टीट्यूट खोलना, ये D जो अकाउंट्स पढ़ाता है, अकाउंट्स में इसका एक तरफा नाम चलता है साहब, बच्चे लाइन से लगते हैं इसके पास। अब अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कॉमर्स में अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि मैथ्स हर बच्चे के पास होती नहीं है। इकोनॉमिक्स और BST कहीं ना कहीं अकाउंट्स के मुकाबले थोड़ा सा सेकेंडरी थ्योरेटिकल हो जाते हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, अकाउंट्स एक प्राइमरी माना जाता है। तो ये D के पास गए, बोले यार आप पार्टनर बन जाओ, पार्टनर बन जाओ। D ने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरा घर पे चल रहा, मत चलो। बोले अरे आप तो पार्टनर बनो, बड़ा इंस्टीट्यूट खोलेंगे, प्रॉफिट होगा आपका, लॉस होगा, एक पैसा नहीं लेंगे आपसे, आप तो आओ, लालच दिया। तो यहाँ पे D क्या बन गया? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। D क्या बन गया? क्या हुआ रे बच्चा? D क्या बन गया? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। ठीक है, थर्ड पार्टी के सामने नाम है कि नहीं है? है। थर्ड पार्टी उसको जानती है कि नहीं जानती है? जानती है। थर्ड पार्टी के सामने उसकी लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। मान लो थर्ड पार्टी को फर्म से 2 लाख रुपए लेने थे, उसने सिर्फ D पे सूट फाइल करके 2 लाख रुपए D से रिकवर करने हैं, वो चाह रहा है, सूट फाइल किया, तो क्या लीगली D से 2 लाख रुपए थर्ड पार्टी रिकवर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी? कर पाएगी। क्यों कर पाएगी सर? वो तो प्रॉफिट्स ओनली में था। अरे तो ये पार्टनर्स का आपस का मामला, प्रॉफिट ओनली। बाहर की दुनिया के सामने तो D भी पार्टनर है ना, और हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बाहर की दुनिया के सामने D रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा? अरे बाहर की दुनिया के सामने D रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब, D विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो इसका मतलब वो D से 2 लाख रुपए लेगा, मांगेगा तो D को देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे, बट D कैन रिकवर दैट होल अमाउंट फ्रॉम A, B and C, recover that whole amount from A, B and C later on, but he is responsible towards the third party. क्लियर करो, खाली प्रॉफिट्स में सब मिलेगा, लॉसेस में उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। प्रॉफिट्स के जो भी एक्ट है उन सबके लिए थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर करना, परचेज करना भी प्रॉफिट का एक्ट है, क्योंकि परचेज नहीं करोगे तो सेल कैसे करोगे? एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट मतलब ऑल बिजनेस एक्ट्स। एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट मतलब टेक्निकली होता है और बिजनेस एक्ट्स। बैंक से लोन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? बिजनेस करने के लिए, तभी तो प्रॉफिट कमाओगे। गुड्स परचेज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिजनेस करने के लिए, तभी तो प्रॉफिट कमाओगे। लेबर को अपॉइंट किया, क्यों अपॉइंट किया? अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो हर एक्ट प्रॉफिट के लिए ही होता है जो बिजनेस के लिए होता है। इनकमिंग पार्टनर, कोई नया फर्म एग्जिस्टिंग फर्म, कोई नया पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म में आता है, मतलब पार्टनर तो ऑलरेडी है, एक नया फर्म और आना चाहता है, नया पार्टनर और आना चाहता है फर्म में, तो उसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। सिंपल है, एक फर्म ऑलरेडी चल रही है, उसमें 2, 3, 4, 5, 7 जो भी पार्टनर्स है, एक नया बंदा और आना चाहता है, उसे अपन बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। क्लियर करना,
जैसे एक बंदा मान लो 1 जनवरी 2022 के दिन एडमिट होता है, सपोज इस डेट को एडमिट हुआ, तो इस दिन से पहले अगर फर्म ने कोई लोन ले रखा है तो उसके लिए इनकमिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर करना, पार्टनर्स की लाइबिलिटी हमेशा उन्हीं ट्रांजैक्शंस के लिए होती है जो ट्रांजैक्शंस उनके लाइफ टाइम में इनकर हुए हैं। यानी एक पार्टनर अगर आज रिटायर हो रहा है, पहले लोन लिया गया है, ड्यू भले ही बाद में हो रहा हो, ड्यू भले ही बाद में हो रहा हो, लेकिन लोन लिया कब गया था? पहले। तो दैट पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्योंकि लोन लिया पहले गया था, जब वो पार्टनर था तब लिया गया। और एक बंदा रिटायर हो जाए, उसके नेक्स्ट डे लोन लिया जाए, जो रिटायर्ड पार्टनर उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। सिमिलरली अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर है, उसके आने से 2 दिन पहले बैंक से लोन लिया गया, ही इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मान लो लोन 2-4 साल पहले लिया, आज एक नया पार्टनर आया, 2 दिन बाद ही बैंक ने नोटिस दिया पैसे दो, उस नोटिस के तहत बैंक उस इनकमिंग यानी नए पार्टनर से पैसा नहीं मांग सकती, क्योंकि जब बैंक ने लोन दिया था तो ही वॉज नॉट पार्टनर, वो पार्टनर था ही नहीं। हाँ, उसके फर्म में आने के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या 5 मिनट बाद ही लोन लिया गया तो रिस्पॉन्सिबल होगा। A person who is admitted as a partner into an already existing firm with the consent of all the existing partners is called incoming partner। नया पार्टनर एडमिट होता है हमेशा कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स से। हाँ, डीड में अगर ये लिखा हुआ है कि ए बी सी में से ए और बी ही डिसाइड करेंगे नए पार्टनर के लिए या सिर्फ ए डिसाइड करेगा तो अलग बात है, सिर्फ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर नहीं चाहिए, बाकी इन जनरल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए। Such partners not liable for any act of the firm done before his admission। उसके आने से पहले कोई एक्ट किया गया, भले ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आई हो, पर एक्ट अगर पहले हो चुका है, जैसे आप पहले परचेज कर चुके हो, क्रेडिटर बाद में पैसा मांग रहा है, परचेज तो पहले कर चुके हो ना, लोन पहले ले चुके हो ना, उसका पेमेंट अगर बाद में भी ड्यू होता है तो भी वो इनकमिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आउटगोइंग पार्टनर जनरली हम बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, कभी कभी डेथ भी हो सकती है, डेथ भी अपने आप में एक आउटगोइंग पार्टनर ही है। जनरल रिटायरमेंट की बात करते हैं, पार्टनर हु लीव्स ए फर्म in which rest of the partners continue to carry on business is called retiring or outgoing partner। एक पार्टनर जो छोड़ गया बाकी पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिटायरिंग पार्टनर। वो जिस दिन पब्लिक नोटिस देगा उसके बाद के लिए उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। सच ए पार्टनर रिमेन्स लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता तब तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिस दिन पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद की उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। नाउ नेक्स्ट, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट या पार्टनरशिप बाय एस्टोपल एक ही चीज़ है। इनमें क्या है, एक बंदा पार्टनर नहीं है लेकिन बाय कंडक्ट पार्टनर बन गया। एस्टोपल या होल्डिंग आउट वर्ड हमने पहले भी पढ़ा, बाय कंडक्ट। जैसे मानो ए और बी 2 पार्टनर थे, वो किसी एक्स मिस्टर एक्स से मिलने गए कोई बिजनेस डील करने के लिए, जा रहे थे, रास्ते में सी मिल गया, उसने ले सी साथ में चल यार, तू एक्स को जानता भी है, तेरा एक्स अच्छा व्यवहार है तो साथ में चल। वो तीनों वहाँ एक्स से मिलने गए, ए ने कहा कि सर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये हम चाहते हैं आपकी कंपनी से हमारा ऐसा टाइप हो जाए, ऐसा डील हो जाए। ए ने पूरा प्लान बनाया, ए कहता बी ने पूरा प्लान बनाया, सी इसको एग्जीक्यूट करेगा, हम तीनों साथ में काम कर रहे हैं। यानी उस एक्स के सामने ए जो है वो सी को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी 2 तो पार्टनर है ही है, सी को सिर्फ वहां रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये भी हमारा पार्टनर है, जबकि एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है, सिर्फ दिखाया जा रहा है। और सी अगर वहां चुप रहता है तो बाय कंडक्ट वो क्या मान लिया जाएगा? पार्टनर। बाय होल्डिंग आउट या बाय एस्टोपल क्या मान लिया जाएगा? पार्टनर। या मान लो सी वहां कहता है कि मैं भी पार्टनर हूं और ए और बी चुप रहते हैं, तो मौन सहमति है, सब आपने मना नहीं किया, ये अपने आपको पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब एक्स के सामने तो तीनों पार्टनर हो गए, एक्स तो ही मानेगा तीनों पार्टनर है। यानी पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज ए पार्टनर अलाउस अदर टू डू इट। या तो खुद को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट करता है, दूसरों को अलाउ करता है, भैया तू मेरे को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट कर दे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। यानी जब ए बोल रहा था तो सी उसको चुप रहकर अलाउ ही कर रहा था, हाँ तू बोल, मैं चुप बैठा हूँ, हाँ ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा, सुन रहा हूँ। तो टेक्निकली ही इज अलाउइंग ए टू रिप्रेजेंट सी एज ए पार्टनर और सी हिमसेल्फ रिप्रेजेंटिंग हिम एज ए पार्टनर। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। ही इज देन स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द
करेक्टर ही अज्यूम्ड अपॉन, यानी वो बाद में ही नहीं कह सकता कि साहब और नहीं यार मैं तो ऐसे ही बैठा था यार, मैं पार्टनर थोड़ी हूँ। आप पार्टनर हो मिस्टर एक्स के सामने। अब समझना पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट और नॉमिनल पार्टनरशिप का बेसिक डिफरेंस क्या है। नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम का पार्टनर है, क्या उसने पैसा इन्वेस्ट किया, इंटरनल डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका हिस्सा है, ये सारी बातें जो नॉमिनल पार्टनर वाली थी वो होल्डिंग आउट वाले में भी आती है। पर कितना है, नॉमिनल पार्टनर ने पूरी दुनिया के सामने नाम दिया है कि हाँ मैं पार्टनर हूं, है नहीं, पर पूरी दुनिया के सामने उसने अपना नाम दिया है। और होल्डिंग आउट में उसने कुछ स्पेसिफिक पर्सन या पर्सन्स के सामने, या तो पर्सन या पर्सन्स के सामने अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट करने दिया है, किसी और को रिप्रेजेंट करने दिया है। तो जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है वो नॉमिनल पार्टनर वाली कैपेसिटी में होगा, उसकी सिचुएशन में होगा, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड, बट इन फ्रंट ऑफ दोज फ्यू पर्सन्स जिसके सामने रिप्रेजेंट किया गया। यानी अगर मान लो ABC 3 बंदे मिलने गए एक्स से, डील हो गई, ए और बी की फर्म एक्चुअली, अगर मान लो उसमें कोई लायबिलिटी अराइज होती है और एक्स पेमेंट रिकवर करना चाहता है, एक्स सी से रिकवर कर सकता है क्या? हाँ। सी क्या करेगा, पूरा पैसा ए और बी से लेगा, वो कहेगा मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, मेरे तो नाम ऐसे दिया था, ए और बी से लेगा, बात की बात है, लेकिन एक्स सी से पूरा पैसा रिकवर कर सकता है। क्या दुनिया में कोई और व्यक्ति जो फर्म से डील कर रहा है जो सी को नहीं जानता? मिस्टर जेड है, वो सी को नहीं जानता, ए बी को जानता है, क्या वो भी सी से रिकवरी कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, सी का नाम खाली एक्स के सामने ही रिप्रेजेंट किया गया था, उसकी लायबिलिटी खाली एक्स के सामने ही बनती है। हाँ, यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, ए बी सी के केस में सी को पार्टनर रिप्रेजेंट किया गया, अगर सी उस एक्स के पास पहुंचे और एक्स को बोले कि हम तीनों पार्टनर हैं और हमारी फर्म में हमको 5 लाख रुपए एडवांस चाहिए थे आपसे हम जो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें 5 लाख रुपए एडवांस चाहिए, आप एडवांस दे दो, और एक्स एडवांस दे दे सी को ये समझ के कि पार्टनर है, और वो सी का पैसा लेकर एक्स का पैसा लेकर सी फुर हो जाए, ए एंड बी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ए और बी ने सी को अपना पार्टनर रिप्रेजेंट किया था और सी ने पार्टनरशिप में पैसा मांगा है। क्लियर है? यहाँ क्या लिखा है, व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और knowingly permits himself to be represented as a partner, in fact he is not partner नहीं है, he is liable like a partner in the firm, उसकी liability firm के partner जैसे होगी। यहाँ लास्ट वाला बॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूँ एक बार, to anyone who on the faith of such representation has given credit to the firm, यानी उस सी की लायबिलिटी खाली उसी व्यक्ति के लिए होगी जिसने उस सी के विश्वास पर, उसके ट्रस्ट पर, उसको पार्टनर मानते हुए फर्म को कुछ उधार दिया या फर्म को कोई पैसा दिया है। ए पर्सन मे हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट हैव इंड्यूस्ड अदर्स टू बिलीव दैट ही इज पार्टनर, और ही मे हैव अलाउड अदर्स टू रिप्रेजेंट हिज पार्टनर, द रिजल्ट बोथ द केसेस आर आइडेंटिकल। यानी वो खुद अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करे, दूसरे को रिप्रेजेंट करने दे, डिनाई ना करे, मना ना करे, दोनों ही केस में बात तो सेम ही होगी, दोनों ही केस में वो क्या बन जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जैसे एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में, एक्स ने ए को इंट्रोड्यूस किया, मैनेजर है उसका, उसको एज ए पार्टनर जेड के साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया, था तो मैनेजर पर एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दिया तो भी वही होगा। वही जो एग्जाम्पल हमने देखा वो पूरा क्रेडिट वगैरह दिया, क्रेडिट पीरियड एक्सपायरी हो गई, उसके बाद पेमेंट लेना चाहता है तो तीनों को पार्टनर मान के पैसा लेगा। इट इज ओनली द पर्सन टू हुम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड एंड हु हैज एक्टेड देयरऑन दैट हैज राइट टू एनफोर्स लायबिलिटी अगेंस्ट द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यानी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को सिर्फ लायबिलिटी सिर्फ वही लायबल कर सकता है, वही लायबल ठहरा सकता है जिसने उसको पार्टनर मानते हुए फर्म के साथ डील किया था। ठीक है दोस्तों, द रूल गिवन इन सेक्शन 28 इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू ए फॉर्मर पार्टनर। रिटायरमेंट हो चुका है और उसने नोटिस नहीं दिया है तो भी यही माना जाएगा कि वो क्या है, पार्टनर है, जब तक नोटिस नहीं देगा, क्योंकि थर्ड पार्टी तो मान रही कि वो पार्टनर है। हाँ, एक बात समझना, एक पार्टनर रिटायर हुआ, पब्लिक नोटिस तो नहीं दिया, लेकिन कोई मिस्टर जेड था, उसको बोला कि साहब मैं रिटायर हो गया, सी रिटायर हुआ, सी ने जेड को बोल दिया मैं रिटायर्ड हूँ साहब। पब्लिक नोटिस नहीं दिया पर जेड ने सी को तो बोल दिया ना मैं रिटायर्ड हूँ, और सी ने जेड को तो बोल दिया मैं रिटायर्ड हूँ। अब जेड अगर फर्म से डील करता तो सी वॉन्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसको पता था, उसको क्लियरली पता था। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा कि नोटिस जिन लोगों को जानकारी है कि आप पार्टनर हो
और आपके विश्वास पर फर्म से डील कर रहे हैं, वो आपकी लाइबिलिटी को अराइज कर सकते हैं या आपको लाइबल ठहरा सकते हैं। आपने नोटिस नहीं दिया तो भी, और आपने अपने आप को होल्डिंग आउट से पार्टनर रिप्रेजेंट होने दिया तो भी, वही बंदे आपको लाइबल ठहरा सकते हैं जो आपको पार्टनर मानते हुए आपके विश्वास पर फर्म से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बाकी आपको लाइबल नहीं ठहरा सकते। यानी जिस व्यक्ति को आपने नोटिस नहीं दिया पर जानकारी है यू आर नॉट पार्टनर, ही कांट हेल्ड यू लाइबल फॉर द ट्रांजैक्शंस आफ्टर योर रिटायरमेंट। चलिए दोस्तों, अपन फिर मिलते हैं वापस अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू। ये हमारा फर्स्ट यूनिट तो खत्म हुआ पार्टनरशिप का। नेक्स्ट यूनिट वापस मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।